नमस्कार, मैं डॉक्टर पीडी महन आपके सामने बहुत दिनों के बाद आया हूँ। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, वो महिला आरक्षण बिल पर जो 3 दिवसीय विशेष पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया गया था उस पर और माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संबोधन उसी संदर्भ में हुआ, उस पर अपना कुछ पक्ष रखना चाहता हूँ। कृपया इस पे ध्यान दें, ये बात किसी पार्टी, किसी व्यक्ति या किसी समूह को लेकर नहीं है, बल्कि जो दिखाने की कोशिश की जा रही है और जो वास्तविकता के करीब है, उसका मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ। कुछ बिंदु हैं जिनको हम ध्यान रखें, सुने और उसे ध्यान रखें, याद रखें, ताकि ये पूरे परिचय इस चर्चा में हम उसको एनालिसिस कर पाए अंत में। पहला है कि भारत में अंतिम जनगणना जो सेंसस हुआ था, वो कब हुआ था? ये हुआ था अंतिम बार 2011 में। उसके पश्चात 2021 में भी होना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो नहीं हो पाया। और जो 2011 में हुआ था वो भारत के इतिहास का 15वां जनगणना थी और स्वतंत्र भारत का 7वां था, जो कि 1951 से चालू हुआ। 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 वो 7वां था। ये पहला है। दूसरा है कि अंतिम जातीय जनगणना कब हुई थी, ये जानना जरूरी है। जातीय जनगणना 1931 में, 1931 में अंग्रेजों के शासनकाल के समय में हुई थी, जिसमें इवन SC ST का भी जो है आ, उनकी जनसंख्या के बारे में था। लेकिन तब से लेकर आज तक 1931 से लेकर आज तक 2026 तक OBC यानी जो पिछड़ा वर्ग है उनकी जातीय जनगणना नहीं हुई है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है कि ये जातीय जनगणना कब कब होती है? जातीय जनगणना हर 10 साल में होनी चाहिए। अगर कोई विशेष उस साल में, जिस साल होना है उस साल, अगर कोई ऐसी आपदा या कोई ऐसी युद्ध या इस टाइप की चीजें हुई हो तब नहीं हो पाती है, जैसा अभी 2021 में कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया। उसके बाद जो है, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण पर, महिलाओं की जनगणना अंतिम बार कब हुई थी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन महिला आरक्षण को लेकर जो कानून था वो 2023 में सर्वसम्मति से, मतलब उसमें किसी भी विरोधी पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी ने उसके खिलाफ में जाकर वोट नहीं किया था। सर्वसम्मति से 2023 में महिला आरक्षण, जो कि 33% महिलाओं के लिए जो आरक्षण था वो देना था, उसे सर्वसम्मति से संसद ने पारित कर दिया था। और हम अब इसमें हम जाते हैं, इसके पीछे जाते हैं, तो हम मोटे तौर पर जो जातीय जनगणना है, अगर हम उसको देखें तो हम पाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर हर स्टेट की अपनी अलग अलग जातीय जनगणनाएं हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो सेंसस जिसे कहा जाता है, जो हर 10 साल में होती है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें हम अगर मोटे तौर पर देखें तो जो आदिवासियों का समूह है, जिसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, उनकी संख्या 2011 के हिसाब से 8.6 यानी 8.6% है। यानी कि करीब करीब 10 करोड़ 42 लाख आदिवासी इस देश में है 2011 की जनसंख्या के आधार पर। उसी तरीके से जो शेड्यूल कास्ट हैं उनकी संख्या 16.6% यानी 16.6% 2011 की स्थिति में है। यानी वो करीब करीब 20.14 करोड़ लोग शेड्यूल कास्ट के, यानी दलित जिन्हें कहा जाता है, वो हैं। और रही बात हमारे पिछड़ा वर्ग की, OBC की, जिसे माना जाता है समय समय के हिसाब से, क्योंकि 1931 के बाद हुई नहीं है, तो उस समय से लेकर अगर हम एक मोटे तौर पे देखते हैं तो 41 से 52% अलग अलग जो संगठन हैं जिन्होंने उस पे काम किया है जनसंख्या पे, डाटा पे, उनका कहना है कि 41 से लेकर 52% तक की OBC की जनसंख्या इस देश में है। और हम अब दूसरे थोड़े से पहलू पे चले जाएं तो मुस्लिम आबादी जो है वो करीब करीब 14.2% 2011 की स्थिति में 14.2 पॉपुलेशन मुसलमानों की है, जो करीब करीब 17.22 करोड़ होते हैं। उसी तरह क्रिश्चियंस जो हैं वो
0.3% है। मतलब इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जाति जनगणना अगर होती है तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इनको अगर हम देखते हैं तो ये सारी जनसंख्या 2011 में होनी थी, जिसमें कि ओबीसी को छोड़कर सबकी जनसंख्या मापी गई। अब जो 2023 में जो महिला आरक्षण, जो 33% का आरक्षण महिलाओं को देने के लिए जो कानून पारित हुआ था, उसमें ये पहलुएं थी कि जो आगामी जो 2021 में जो जनगणना नहीं हो पाई थी वो 2026 अप्रैल में चालू होगी, और उसके आधार पर जो जातीय जनगणना होगी उसके आधार पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, और जो अगला चुनाव है उसमें वो इम्प्लीमेंट होगा। यानी कि जो अभी जो अभी जो सत्र बुलाया गया था महिला आरक्षण के नाम पे, महिला आरक्षण बिल के नाम पे, वो एक्चुअली में महिला आरक्षण बिल नहीं था, क्योंकि वो 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है, जिसमें सारे दलों ने, पक्ष विपक्ष, सब ने उसके समर्थन में वोट किया था और वो पारित हुआ था। लेकिन उसे परिसीमन के नाम पे और स्टेट, जो स्टेट की अपनी अपनी जनसंख्या है उसके आधार पर जो सीटों को बढ़ाने का जो एक फार्मूला लेके आया गया था, उसके साथ महिला आरक्षण बिल को जोड़कर एक जो घालमेल करने की कोशिश की गई, जिसके कारण लोगों के दिमाग में एक भ्रम पैदा हुआ, और भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो समझना बहुत आवश्यक है। अब जो महिलाओं के जो हितैषी बनने का जो दौड़ चल रही है, इसमें ये जानना जरूरी है कि ये हितैषी है कौन। ये तो सब करते दिखते हैं, और वो कितने हैं। माना कि हम ये आधी आबादी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे सांस्कृतिक जो हमारी परिपाटी चली आ रही है उसके आधार पर हम आधी जनसंख्या हैं? 2011 के जनगणना के आधार पर ही जो भारत में स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वो 919, मतलब 1000 पुरुषों पे 919 महिलाएं हैं, और उसमें भी सबसे बेहतर स्थिति शेड्यूल ट्राइब की है, जहां पर 2011 के ही हिसाब से 990 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। तो ये भी एक दर्शाता है कि जो सो कॉल्ड जो डेवलप्ड लोग हैं, और जो जिन्होंने ज्यादा विकास की धारा को नहीं पकड़ा है, मुख्य धारा पे नहीं है, उनमें स्त्री पुरुष के अनुपात में बहुत फर्क है। 919 और 990 काफी फर्क है। तो अब जो मैं बात करना चाहता हूं कि जो सांस्कृतिक तौर पे जो हमारी जो सोच है महिलाओं के प्रति, इसमें हमारे देश में पहले से आता है कि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद देते हैं, और पुत्र ही है जो आपको तर्पण करेगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्री जो है पराया धन होती है। और हर समुदाय में कुछ लोगों, कुछ को छोड़कर, खास करके ट्राइबल्स में, बाकियों में देखेंगे तो वहां पर कन्यादान किया जाता है, यानी कन्या को दान किया जाता है। और जो कोई पुरुष अगर अपने ससुराल पक्ष में या ससुराल में अपनी पत्नी के घर में रहता है तो उसको घर जमाई, तो वो एक हंसी का पात्र होता है। यानी ये हमारा जो दुराव है महिला और पुरुष के नाम पर, ये हर जगह आज की 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीतने के बाद भी हम वहीं पर दिखते हैं। अब ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें तो हमारी आज़ादी के बाद 1947, या फिर कहें हमारे संविधान होने का साल 1950, इसमें हम देखते हैं तो उसके पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं को क्या अधिकार थे जो संविधान के आने के बाद मिला। तो इसे आप कहीं भी, आप गूगल में या किसी भी सोशल साइट में जाकर आप पढ़ें, आपको पता चलेगा उसके पहले क्या अधिकार थे। इवन अंग्रेजों के आने से पहले जो मुगल काल था, वहां पर भी सेम स्थिति थी। हम उनको, विदेशियों को हम अपना समझते नहीं थे, लेकिन हम उनका विरोध नहीं करते थे। मतलब हम गुलामी सहने को राजी थे, हम दोयम दर्जे के उनके सामने हम नागरिक हुआ करते थे, लेकिन हम उनके विरोध में खड़े नहीं होते। हम विरोध में कब खड़े होना चालू हुए, जब अंग्रेजों ने
महिलाओं की और जो वंचित वर्ग था उस समय उनके लिए सारे कानूनों को बराबरी का हक देना चालू किया। कानून में सबको एक नजरिए से देखने का, एक समान देखने का जो नजरिया चालू हुआ, महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादी पद्धतियां चली आ रही थी उसके भी खिलाफ में कानून बनाने का हुआ, तो हमारे समाज ने, भारत के समाज ने अंग्रेजों की खिलाफत की और उसके साथ साथ हम हिंद आजादी की लड़ाई भी उसमें जुड़ गई और उसमें वंचित वर्ग और महिलाओं ने भी जोरदार भाग लिया। आप इतिहास में जाकर देखते हैं, देखें तो पता चलेगा कि उन्होंने भी किया कि उनको उम्मीद थी कि आजादी के बाद हमारे लोग होंगे, हमें अपना समझकर हमारा हक, हमें हकूक, हमारा अधिकार हमें देंगे। तो ये 1950 के बाद सहभागिता बढ़ी लोगों की। उसके पहले कुछ लोग लड़ते थे, कुछ लोग पढ़ते थे, कुछ लोग व्यापार करते थे, वो गिनती के लोग हुआ करते थे। यानी पूरा जो एक सामूहिक तौर पर जो एक विकास की ओर बढ़ने का जो रास्ता था वो नहीं था, लेकिन संविधान के आने के बाद ये चालू हुआ। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आज कुछ महामूर्ख लोग हैं जो आज़ादी 1947 की आज़ादी को आज़ादी नहीं मानते, वो 1914 के बाद की आज़ादी को आज़ादी मानते हैं। और संविधान का तो कहना ही क्या, बात बात में लोग संविधान की बुराई करते दिखते हैं। उनको हर खराब चीज संविधान के कारण होती भी दिखती है। उनका बस चले और वो कहते भी फिरते हैं, खुलेआम कहते फिरते हैं कि संविधान को बदला जाना चाहिए, क्योंकि संविधान ने समानता की बात की है, सबको बराबर, कानून की नज़रों में सबको बराबर का दर्जा दिया है। तो वो जो हमारे समाज में जो एक असमानता की जो परिपाटी चली आ रही है उसे लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जो संविधान विरोधी लोग हैं, जिनको लगता है कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है, आज वही लोग महिलाओं की के अधिकार की बात कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे हल्ला मचा रहे हैं कि जैसे उनसे बड़ा उनका हितैषी कोई है नहीं। आज के दौर में अगर आप कहें तो इतिहास में कुछ चैप्टर हटा दीजिए और कुछ फिल्मों के माध्यम से जो इतिहास पढ़ाने की कोशिश हो रही है और जो ये कर रहे हैं वही लोग महिला और बाकियों के हितैषी बनने का जो नाटक कर रहे हैं उसको भी हमें समझना होगा। माना कि आज़ादी के बाद यानी 1947 से लेकर आज तक, या कहें 1950 जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से लेकर आज तक बहुत गलतियां हुई होंगी, जो सत्तासीन रहे होंगे, जिन्होंने जो यहाँ पे जिनकी सरकार रही है उन्होंने गलतियां की होंगी, लेकिन चीजें धीरे धीरे सुधरते सुधरते सुधर रही थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि करीबन एक दशक से थोड़ा ज्यादा समय होने को आ गया है। उन्हीं गलतियों को गिना गिना कर अपनी गलतियों को छिपाने का जो जवाब उन्हें हर सवाल का देना चाहिए, उससे नैरेटिव बदलने का ये जो ये जो कोशिश की जा रही है बहुत ही चिंतनीय विषय है। अब चलिए हम आते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया, इस पर भी एक बात यह होनी चाहिए कि जिस बिल को संसद में रिजेक्ट कर दिया गया, वोटिंग हुई जिसमें वो पारित नहीं हो पाया है, उसी मुद्दे को लेकर आप सार्वजनिक तौर पर कुछ गलत तर्कों के हिसाब से विपक्षियों को कोसते हुए और सरकारी तंत्र में, सरकारी मंच पर अगर आप इस तरीके की बातें कहते हैं और उस 27 मिनट के संबोधन में भी अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैं कुछ मीडिया में देख रहा था कि उसमें प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को करीब 58 बार कांग्रेस का नाम लिया गया, यानी 58 बार कांग्रेस को कोसा गया। 27 मिनट में 58 बार, मतलब हर 30 सेकंड में आपने हर चीज की जिम्मेदारी कांग्रेस को की। वो कांग्रेस जिसने महिला आरक्षण बिल को पूर्ण सहमति दी थी और इस 3 दिवसीय विशेष सत्र में भी ये कहा गया था कि अगर आप इतने हितैषी हैं तो जो 543 सीटें वर्तमान में जो संसद की हैं उसमें आप 33% आज की तारीख में ही दे दें। आप वो दो मुद्दे परिसीमन और जाति जनगणना को छोड़कर आप क्या करना चाहते हैं ये समझ से परे था। अब इसमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि जो वर्तमान में जो सरकार है उसका वोटिंग प्रतिशत अगर देखें तो वो करीब करीब 34% लोगों की वोट से बनी हुई सरकार है। यानी 66% लोगों ने, करीब 66% लोगों ने आपको चुना नहीं है।
वो आपको नापसंद करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन आपको पसंद भी नहीं करते हैं, ये साफ-साफ दिखता है। लेकिन आप उन 34% के अधिकार पे लेकर आप सारे लोगों को माना कि आप सारे 100% के आप की सरकार है, 100% के आप प्रधान हैं, लेकिन आपको कोई निर्णय लेने से पहले उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर 2026 में जो अभी जनगणना जाति जनगणना चालू हुई है, उसके आधार पर अगर उन 33% में जिस तरीके से एससी एसटी को जो आरक्षण मिला हुआ है महिलाओं को, वैसा ही आरक्षण अगर ओबीसी की गिनती के बाद अगर ओबीसी की महिलाओं को भी मिलता, अभी क्या होगा? अभी जो है वो एलिट वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो साधन संपन्न है, जो पहले से सक्षम है, वही उसी परिवारों की महिलाएं आएंगी। तो बाकी महिलाओं का क्या, जिनके लिए आप अभी रुदाली करते हुए दिख रहे हैं कि हम महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े हुए हैं, उनके अधिकारों की बात कौन करेगा? अब जो ये सत्र जो बुलाया गया था, इस पे भी समझना जरूरी है कि ये सत्र अचानक ही क्यों बुलाया गया है। ना इसके बारे में कोई पूर्व में कोई सूचना दी गई, न किसी को तैयार रहने का, उसको बहस करने के लिए किसी को समय दिया गया। और जो 5 राज्यों में, 5 महत्वपूर्ण राज्यों में जो चुनाव चल रही है, उसके बीच में एक विशेष सत्र बुलाना और उम्मीद करना कि लोग वहां पर आए, मजबूरी में आए कि बुलवाया है तो आना ही पड़ेगा, लेकिन लोग आए और इस बिल को गिराया लोगों ने, क्योंकि इसमें महिला आरक्षण बिल के इतर भी बहुत सारी चीजें छिपी हुई थी जो दिख नहीं रही थी, जिसको लोग समझ रहे थे। उनका कहना था कि एससी एसटी ओबीसी के जनसंख्या के अनुपात में उस 33% महिलाओं के आरक्षण में को आरक्षण मिलना चाहिए, और उस गिनती के आधार पर जो अगला परिसीमन होने वाला है उसमें सीटों का बंटवारा होना चाहिए। उन सीटों में भी दक्षिण और उत्तर का जो गैप है, कि जिन्होंने अपनी जनसंख्या को, अपने बौद्धिक स्तर को उठाकर, शैक्षणिक स्तर को उठाकर, वैज्ञानिक सोच को उठाकर जिन्होंने अपने जनसंख्या को कंट्रोल किया, और जिन्होंने इस चीज को माना नहीं और बच्चे पैदा करते गए, जनसंख्या बढ़ा दी, अगर जिन्होंने अच्छा काम किया उनको आप पनिश करेंगे और जिन्होंने सही काम नहीं किया उनको आप पुरस्कृत करेंगे, तो ये कहीं भी प्राकृतिक न्याय के हिसाब से भी सही नहीं बैठता है। अब इसमें क्या हम ये मान लें कि जनता जो है बहुत ही नासमझ है, और खास करके जो आधी आबादी जिसे हम कहते हैं वो नासमझ है, या फिर उन्हें सिर्फ जो लाडली बहना योजनाएं और इस तरह तरह की जो योजनाएं, लुभावनी योजनाएं, जिसको कि विकास का एक तरीका कहा जाता है, क्या ये सही है? आज की डेट में 80 करोड़ लोग 5 किलो के राशन पर जिंदा हैं। 80 करोड़ लोग आज के उस पे जिंदा हैं। तो उन 80 करोड़ में आधी जनसंख्या, क्या उनकी आवाज उठाना गलत है? क्या उनके बारे में बात करना गलत है? उनके बारे में, उस 40 करोड़ 5 किलो राशन पर जिंदा रहने वाली महिलाओं की बात करना क्या गलत है? नहीं। और इन सारी बातों को, ये विपक्षी जो है महिला विरोधी हैं, महिला के अधिकारों के विरोधी हैं, ये जो है सरकार से 100% जो पोषित मीडिया है, वो बार बार यही दिखाता है। विपक्ष ने महिलाओं के अधिकार पे हनन किया, उस पर रोड़े डाल रहे हैं, जब से ये रोड़े डाल रहे हैं। अरे भाई, 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका है। वो जाति जनगणना और जनगणना के आधार पर आगामी चुनाव में वो लागू होने की स्थिति बनती है, अगर सरकार ईमानदारी से उन जनगणना और जाति जनगणना पे काम करती है जल्द, वो लागू हो जाएगा। लेकिन उसकी आड़ लेकर आप एक परिसीमन का, जिसमें कि कुछ जगह की सीटें कम कर दें, जहाँ पे आपका आप आपकी विचारधारा चल नहीं पा रही, वहाँ पे आप वहाँ सीटें कम अनुपात में बढ़ाएं, और जहाँ पर आपके लोग भीड़ लगा रखे हैं वहाँ पर आप उसी अनुपात में सीटों को ज़्यादा बढ़ा दें। कहने में बड़ा आसान लगता है कि हर राज्य की 50% सीटें बढ़ेंगी, तो 20 का 30 हो जाएगा और 100 का 150 हो जाएगा। ये फर्क है, इसको समझिए आप। केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और बंगाल में, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है कुछ कम है, यहाँ पर सीटें कम बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश और जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है,
और इसमें एक प्रश्न यह भी उठता है कि ज़्यादातर राज्यों में, करीब 17-18 राज्यों में भाजपा की सरकार है और इन सारे राज्यों में सिर्फ दिल्ली, जो कि एक छोटा-सा यूनियन टेरिटरी है, जिसे राज्य का दर्जा भी नहीं दिया गया है, उस मात्र एक राज्य में, यूनियन टेरिटरी में ही एक महिला मुख्यमंत्री हैं आपके पास। और आप किस मुँह से महिला अधिकार और महिला आरक्षण की बात करते हैं? मान लीजिए कि 15 ही आपके स्टेट हैं, तो 15 में से आप 5 स्टेट में आपके मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। ऐसा है नहीं। अब उसी संबोधन में कुछ चीज़ें जो हैं उसके बारे में बात करते हैं कि उसमें जो कांग्रेस, मैंने पहले बताया कि 58 बार, 27 मिनट में 58 बार कांग्रेस को का नाम लिया गया और उन पे आरोप लगाया गया कि ये लोग रिफॉर्म्स के विरोधी हैं और हर विकास की बातों पे ये विरोध करने आ जाते हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस का विरोध बताया गया, सीएए का विरोध बताया गया, यू यूसीसी का विरोध बताया गया, 370 हटाने का विरोध बताया गया, जीएसटी का विरोध बताया गया, माओवाद और नक्सल को जो खात्मा हो रहा है उसका विरोध करने की बात बताई गई, घुसपैठियों का जो विरोध हो रहा है उसका विरोध करने की बात बताई गई। यानी जितने भी रिफॉर्म्स, तथा कथित जो रिफॉर्म्स बताए जा रहे हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की बात हम करते हैं। ईडब्ल्यूएस में किसको फायदा हो रहा है? अगर आप जमीनी स्तर पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप एक एफिडेविट देते हैं और आपकी सैलरी या आपकी जो आमदनी है वो उतनी बता दी जाती है। इससे किसी गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। मतलब मोटे तौर पर या मेजॉरिटी के तौर पर सामान्य वर्ग के गरीब तबके का कोई भला नहीं हो रहा है। इसको आप जमीनी स्तर पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। दूसरा है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, उसमें उस वर्ग को अलग करने की कोशिश की जा रही है जो तथाकथित अखंड भारत का हिस्सा थी। यानी उसमें पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और म्यांमार ऐसे करके ये अखंड भारत का ही हिस्सा था। और जो हम भविष्य में अखंड भारत की बात कर रहे हैं उसमें भी वो शामिल रहेंगे। तो उस वर्ग को अलग करके आप सीएए लागू कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? तीसरा है यूसीसी, यूनिफाइड सिविल कोड का। तो ये आज की डेट में संविधान के हिसाब से एक हम पंथ निरपेक्ष सेकुलर स्टेट हैं, जहाँ पर हर धर्म, हर मजहब के हिसाब से अगर उनकी कुछ मान्यताएं हैं जो चली आ रही हैं, उन पे आप कुटाघात करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी मैं कम से कम व्यक्तिगत तौर पर इसे उचित नहीं समझता हूँ। फिर हम बात करते हैं 370 का विरोध किया गया उठाने पर। 370 में कुछ बचा नहीं था। अब मुझे बताएं 370 हटने के बाद आज 7 साल हो चुके हैं, 2019 में हटा था। उससे किस कश्मीरी को, किस जम्मू वासी को या किस लद्दाख वाले को क्या फायदा हुआ है? कोई फायदा हो तो सरकार उसे भी बताने का कष्ट करती है। जीएसटी एक ऐसा तंत्र लेकर आए थे जिसको आज तक व्यापारी खुद समझ नहीं पा रहे हैं, जो उसे लागू करने वाली सरकारें हैं, प्रशासन है, वो समझ नहीं पा रही है। 100 से ज्यादा अमेंडमेंट होते चले जा रहे हैं, मतलब वो आपको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, हिट एंड ट्रायल में चल रहा है। और आप बता रहे हैं कि उसका विरोध जो है वो प्रगति का विरोध है। माओ और नक्सलवाद की बात कर रहे हैं, जिसमें माओ और नक्सलवाद जो है कोई व्यक्ति या कोई समूह नहीं कर रहा है, एक विचारधारा है जो खास करके आदिवासी क्षेत्रों में जिनके अधिकारों का हनन हुआ, जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है, जिनसे जाति हुई है, उसके विरोध में एक विचारधारा पनपी थी जो बाद में जाकर हिंसा का रूप ले लेती है। और उनको खत्म कर कर अगर आपको लगता है कि नक्सलवाद खत्म होगा तो ये भी एक दूर की कौड़ी है, वो दूसरे रूप में हो सकता है सामने आए। क्योंकि आपने जो नक्सल थे जिनको नॉमिनेट कर रखा था, जिनके ऊपर आपने पुरस्कार घोषित कर रखे थे, उनको आपने मार दिया या सरेंडर करा दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि उन आदिवासी क्षेत्रों में इस खत्म होने के बाद उनको क्या मिलने वाला है, ये भी बताना चाहिए। क्या उनकी विस्थापना रुकेगी? जो उनको वहां से हटाया जाता है, जमीनों से हटाया जाता है, क्या वो हट पाएगी? क्या उनकी जमीन से जो कमाई होगी उसमें उनका कोई हिस्सेदारी होगी उन आदिवासियों की? क्या ये जो कारपोरेटाइजेशन हो रहा है इसमें
क्या उनका कुछ शेयर होगा उन आदिवासियों का जिनको वहाँ से हटाया जाएगा, जिनकी ज़मीन है? या उसमें उनके शेयर होंगे, उनकी हिस्सेदारी होगी? और इसमें सबसे दुखद चीज़ ये रही है कि जो नक्सल हटाने के नाम पर जो फ़ौज वहाँ पे अर्धसैनिक बल जो गया और जो वहाँ पे मारे गए नक्सल हों या आम आदिवासी हों, उसमें से 90% से ज़्यादा लोग वो आदिवासी लोग ही थे जो मारने वाले भी और मरने वाले भी। तो अंततः वहाँ पर किसका उस नेटिव वहाँ के जो बासिंदे हैं, उसमें किसका भला हो रहा है? अगर आपने हटा भी दिया उसके बाद वहाँ पे अगर उनको उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपने वहाँ सड़कें बना दी, वहाँ पर आपने सब चीज़ें बना दी, लेकिन उनको आपने वहाँ से विस्थापित कर दिया, उनको उनके अधिकार नहीं मिले, जो संविधान के हिसाब से 5वीं और 6वीं अनुसूची में दी गई हैं, तो उसका क्या औचित्य रह जाएगा, इस पर भी आपको जवाब देना था। रही बात एसआईआर की, जो अभी धड़ल्ले से चल रही है, तो मैं इसमें एक थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक बस चलाई गई जिसमें कि आम जनता को कहीं पहुँचाने के लिए एक बस है, लेकिन अब उसको ऐसा प्रावधान कर दिया है कि ड्राइवर और कंडक्टर डिसाइड करेंगे टिकट लेने वालों को किसको बैठने देना है। टिकट लिया है, अब टिकट सही है, गलत है, वो डिसाइड कौन करेगा? वो ड्राइवर और कंडक्टर ड्राइव कर रहे हैं। वो अपनी बस लेकर चला जाएगा और जिनकी टिकट उसने बोल दी है कि सही नहीं है, वो उस बस में नहीं बैठ सकते। तो लोकतंत्र में वोटिंग बढ़नी चाहिए, वोटर्स बढ़ने चाहिए जनसंख्या की अनुपात में, वो नहीं बढ़ रहा है। आप काटते जा रहे हैं, आप उसमें बस में कौन बैठेगा ये डिसाइड करेंगे ड्राइवर और कंडक्टर। जो टिकट लिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस टिकट को सही है, गलत है, उसका फैसला वो ड्राइवर और कंडक्टर करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यही जो है पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से जो चला आ रहा है कि हर रिफ़ॉर्म को बस ये बता रहे हैं कि हमारी बस चल रही है, हम इतने समय बाद हम विकसित देश बन जाएँगे, हम महाशक्ति बन जाएँगे, विश्व गुरु बन जाएँगे। ये बताया जा रहा है, लेकिन उस जो-जो आप कर चुके हैं उसका जवाब भी आपको देना चाहिए था, वो आप कहीं भी नहीं देते। आपके रिफ़ॉर्म्स में नोटबंदी भी एक रिफ़ॉर्म था, जिससे आतंकवाद की फंडिंग बंद हो जाएगी, आतंक बंद हो जाएगा, काला धन बंद हो जाएगा। उसका क्या हुआ? उस पे कोई चर्चा नहीं होती। एक फ़िल्म आती है और वो धुरंधर तरीके से नोटबंदी को सही बताने की कोशिश करती है। आप 3 कृषि बिल लेकर आए थे, जो आपने वापस लिया। 700 किसानों के मरने के बाद आपने उसे वापस लिया, उसे आप भूल जाते हैं। ऐसे रिफ़ॉर्म्स आप लेके आए थे जिसे आप भूल गए, जिसके बारे में आप चर्चा ही नहीं करना चाहते। उसे किसी और रास्ते से आप जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। आप विदेश से काला धन लेके आने वाले थे, लेकिन विदेश में काला धन बढ़ गया भारतीयों का, उस पर आप कोई चर्चा नहीं करना चाहते। आप हर बार एक नया शगुफ़ा लेके आते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। साहब, जवाब तो देना पड़ेगा उन 66% को जिन्होंने आपको नहीं चुना है। आपको पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन जिन 66% लोगों का आपको चुनने में कोई योगदान नहीं है, उनकी बात को ना सुनना और जो विरोध करे उसे राष्ट्रद्रोही कह देना, उसे विकास विरोधी कह देना, नक्सल और आतंक समर्थक कह देना और फिर उन्हीं बातों को सरकारी पोषित जो मीडिया है उससे आप इतना प्रचारित करें कि लोगों को भी लगने लगे कि ये सच में विकास के विरोधी हैं, राष्ट्र के विरोधी हैं। ये फौज के खिलाफ बोलते हैं या अर्धसैनिक बलों के खिलाफ बोलते हैं या विकास के खिलाफ बोलते हैं, योजनाओं के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं। जबकि वो व्यक्ति या वो पार्टी या वो सरकार वो देश नहीं है। देश जो 140-142 करोड़ जो 2011 के जनसंख्या के हिसाब से है, वो देश है। अब आप देखेंगे कि आज का ही डाटा उठा लीजिए कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, उनमें परसेंटाइल अगर आप निकालेंगे, तो वो परसेंटाइल किसका ज़्यादा है? कौन उत्पीड़न महिला उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न करने वाले लोग कौन हैं जिनका परसेंटाइल ज़्यादा है? 33% तो मैं ये तो आप आरक्षण दे रहे हैं, तो क्या अपराध करने में भी आपने कुछ और ज़्यादा परसेंटाइल लेना चाहते हैं? तो ये जो हितैषी बन रहे हैं, ये हितैषी हैं नहीं, ये हितैषी होने का नाटक करते हैं
और फिर हम अगर आगे 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 आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या स्थिति है आज के दिन? हमारी हमारे साथ कौन है? कौन हमारा दोस्त है? कौन है जो हमसे हर वो चीज़ करवा ले रहा है जो चाहे हमें पसंद आ रही है, चाहे हमें पसंद नहीं आ रही है? हमारे रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ से और बाकी विदेश की कंट्रीज़ से हमारे क्या रिश्ते हैं? हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार कहलाता है, श्रीलंका, इनके साथ हमारे क्या संबंध है? ऑपरेशन सिंदूर, पैंगोंग में जो कौन-सा था वो गलवान वाला जो हुआ था कांड, हर चीज़ में चीन परोक्ष रूप से उसमें शामिल दिखता है, लेकिन आज की डेट में हम चीन के सबसे बड़े व्यापारिक साथी हैं, सबसे बड़े व्यापारिक साझीदार हैं। क्यों? ये पूछना क्या राष्ट्रद्रोह है? और आज की स्थिति में जब हम आर्थिक शक्ति के तौर पे हम दूसरी या तीसरी पायदान पे जाते हैं, तो यही जो मीडिया है हल्ला मचाता है कि हम तीसरे नंबर पे पहुंच गए, हम चौथे नंबर पे पहुंच गए, लेकिन आज हम छठवें नंबर पे पहुंच गए, इस पे बारे में कोई चर्चा नहीं होती। क्यों? क्यों इतना सेलेक्टिव? देश मजबूत हो रहा है, बताइए। देश अगर मजबूत हो रहा है तो बताइए। 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो राशन पे जिंदा रखा हुआ है, ये मजबूती है? मेरा तो ये कहना है कि जो इस मजबूती, जो इस महिला अधिकार की बात कर रहे हैं, महिला हितैषी होने की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने घरों की महिलाओं को पहले अधिकार देना चाहिए। जो उनसे नहीं दिए गए हैं उसको उनको मिलना चाहिए। जो महिला वंचित हैं उनको उनका अधिकार दिलाया जाना चाहिए। क्या आपके हिसाब से जो सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं क्या, और जो अभी हर जगह वीडियो में, चैनल में जो अपना रोना लेने आ जाती है कि महिलाओं का रोक दिया, विकास रोकने के लिए विपक्ष ने ये कर दिया, वो कर दिया, क्या वही रिप्रेजेंट करती हैं? उनको क्या मणिपुर नहीं दिखता? 3 साल से जलता हुआ मणिपुर नहीं दिखता? हर 20 मिनट में एक यौन उत्पीड़न महिला से गुजरती है, क्या वो नहीं दिखता? 15,000, 20,000 रुपए का आप लाडली बहना योजना या उसी तरीके से कोई योजना ला देते हैं, उससे कौन सा विकास हो रहा है? ये उनको दिखाई नहीं देता। दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। अगर आप सच्चे हितैषी हैं तो ये दिखना चाहिए। इतने सारे कांड हो रहे हैं, इतने सारे फाइल्स चल रही हैं, वो इनको नहीं दिखता। अरे भाई, आरोप लगाया ठीक है, लेकिन आप जवाब भी दीजिए। हम देश की जनता आपसे जवाब भी मांगती है, आप जवाब दीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले किसी भी शाम में 8 बजे आप इसका जवाब देने के लिए आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब देंगे। और खास करके मैं कहना चाहता हूँ हर उन महिलाओं को जो इनकी भ्रमित करने वाली बातों में, इनकी जो तथाकथित काल्पनिक बातों में उलझी हुई हैं, उनको समझना चाहिए कि आप देखें कि आपका सच्चा हितैषी कौन है और कौन नौटंकी कर रहा है। प्रकृति का जो नियम है, वो सबसे बड़ा नियम प्रकृति का है कि जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा ही। आप चाहें ना चाहें तब भी परिवर्तन होगा, लेकिन आपको पहल करना होगा परिवर्तन के लिए, तब वो आपके पक्ष में होगा। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इसलिए पहचानिए कि आपका बनकर कौन आपका भविष्य बर्बाद करना चाह रहा है, और कौन है जो भले ही तात्कालिक तौर पर आपके लिए खड़ा दिखता है, भविष्य में वो बदल जाएगा, क्या करेगा इसकी गारंटी कोई नहीं लेता, लेकिन तात्कालिक स्तर पर अगर आपके पक्ष में, आपके सही बात के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है, तो उसके साथ खड़े होइए। और महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया है, 2011 में जनगणना हुई थी, 2026 में चालू है, जाति जनगणना होगी, उसके आधार पर 33% आरक्षण होना चाहिए। और कौन महिला हितैषी है, कौन विरोधी है, ये जानने की हम सबको बहुत जरूरत है। नमस्कार।